हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक से एक बढ़िया टेक लेख। तो सबसे पहली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ओपन सोर्स दुनिया का बैकबोन माना जाने वाला लिनक्स हर साल नए अपडेट्स के साथ इवॉल्व होता रहता है। अब डेवलपर और कम्युनिटी मेंबर्स का ध्यान पॉसिबल लिनक्स कर्नल 7.0 रिलीज पर है, जो अगला मेजर माइलस्टोन बन सकता है। कर्नल वर्जन का मतलब हमेशा मैसिव रिडिजाइन नहीं होता। लिनक्स के क्रिएटर लाइनस टोरवाल्ड्स पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वर्जन नंबरिंग अक्सर टेक्निकल नेसेसिटी के बजाय प्रैक्टिकल रीजन से बदलती है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जैसे नंबरिंग सिस्टम को सिंपल रखना होता है। फिर भी अपकमिंग वर्जन में काफी इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसमें बेटर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, नए प्रोसेसर्स और जीपीयू के लिए ऑप्टिमाइज सपोर्ट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट शामिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा, जहां कर्नेल लेवल प्रोटेक्शन और मॉडर्न वर्कलोड के लिए एनहांसमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये है डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि आज दुनिया का मेजॉरिटी सर्वर और सुपर कंप्यूटर लिनक्स पर रन करते हैं, कर्नल अपडेट्स डायरेक्टली लार्ज स्केल कंप्यूटिंग एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए चाहे आप डेवलपर हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या सिर्फ टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट, नेक्स्ट कर्नल माइलस्टोन का इम्पैक्ट काफी वाइड हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मैकबुक। नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, एक्सपेंसिव लैपटॉप। लेकिन एप्पल ने अब कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो मैकबुक की इमेज को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एप्पल ने अपना नया लैपटॉप मैकबुक नियो इंट्रोड्यूस किया है और ये कंपनी के लैपटॉप लाइनअप में काफी इंटरेस्टिंग एडिशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल ने इस डिवाइस को अपना मोस्ट अफोर्डेबल मैकबुक बनाने की कोशिश की है। इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 69,900 रुपीज रखा गया है, जो एप्पल के यूजुअल मैकबुक प्राइसेस से काफी कम है। डिजाइन की बात करें तो मैकबुक नियो में 13 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, एल्यूमिनियम बॉडी और लगभग 16 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है। मतलब लुक और फील अब भी प्रीमियम ही है। लेकिन लैपटॉप की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका प्रोसेसर है। बाकी मैकबुक्स में यूजुअली एम सीरीज चिप्स यूज होते हैं, लेकिन मैकबुक नियो में एप्पल ने एप्पल A18 प्रो चिप दिया है, जो ओरिजिनली आईफोन्स के लिए डिजाइन किया गया था। इसी वजह से एप्पल परफॉर्मेंस और प्राइस के बीच में बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है। लैपटॉप में 8 GB यूनिफाइड मेमोरी, 256 GB से स्टार्ट होने वाली स्टोरेज, वाईफाई 6E सपोर्ट और 1080p कैमरा भी दिया गया है। ये डिवाइस लेटेस्ट मैक ओएस पर रन कर रहा है, जिससे यूजर्स को एप्पल इकोसिस्टम का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। मैकबुक नियो के साथ एप्पल शायद एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा है, मैक एक्सपीरियंस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो लैपटॉप मार्केट में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल का मार्च इवेंट यूजुअली सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड होता है, लेकिन इस बार कंपनी ने एक ही वीक में इतने लॉन्चेस कर दिए कि टेक वर्ल्ड में काफी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। इस साल एप्पल ने अपने मार्च लॉन्च वीक में एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, डिस्प्लेज तक शामिल है। सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है नए बजट आईफोन 17 ही को, जो आईफोन 17 सीरीज का सबसे अफोर्डेबल मॉडल है। इस फोन में अपग्रेडेड परफॉर्मेंस, 256 जीबी स्टार्टिंग स्टोरेज और मैक्सवेल सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ये वैल्यू फोकस्ड बायर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। एप्पल ने इसी इवेंट में अपना नया एंट्री लेवल लैपटॉप मैकबुक नियो भी लॉन्च किया, जो लगभग $599 प्राइस से स्टार्ट होता है और कंपनी का अब तक का सबसे अफोर्डेबल मैकबुक माना गया है। इस लैपटॉप में 13 इंच डिस्प्ले और A18 प्रो चिप दिया गया है, जो ओरिजिनली आईफोन सीरीज में यूज हुआ था। इसके अलावा एप्पल ने आईपैड एयर M4, मैकबुक एयर M5 और अपडेटेड मैकबुक प्रो M5 प्रो और M5 मैक्स मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। कंपनी ने न्यू जनरेशन एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले XDR जैसे मॉनिटर्स को भी रिवील किया है। ओवरऑल एप्पल का फोकस क्लियरली दो चीजों पर दिख रहा है, पावरफुल हार्डवेयर और अपग्रेड्स और रिलेटिवली अफोर्डेबल एंट्री लेवल डिवाइस। एप्पल के इस लॉन्च वीक ने एक बात क्लियर कर दी है, कंपनी सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस पर नहीं बल्कि बजट और मेन स्ट्रीम यूजर्स को भी अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी बना रही है। और ये स्ट्रेटेजी फ्यूचर में टेक मार्केट को काफी इंटरेस्टिंग बना सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स यूज करते हो, तो एक नया रूल क्वाइटली इंडिया में अप्लाई हो चुका है और इस रूल के बाद शायद आपको आपके फोन पर इन ऐप्स को यूज करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इंडिया में सिम बाइंडिंग रूल अब ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो चुका है, जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा। ये रूल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इंट्रोड्यूस किया है 1 मार्च
2026 से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग मैसेजिंग ऐप्स को अब यूज़र अकाउंट को उस सिम कार्ड साथ कंटिन्यू लिंक रखना पड़ेगा, जिससे अकाउंट रजिस्टर हुआ है। सिंपल वर्ड्स में अगर फ़ोन में ओरिजिनल सिम एक्टिव नहीं है, तो आपका एक्सेस लिमिट हो सकता है और या फिर बंद भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट उन यूज़र्स पर पड़ेगा जो व्हाट्सऐप वेब या मल्टी डिवाइस लॉगिन का यूज़ करते हैं। अब वेब सेशंस को रेगुलर इंटरवल पर लॉग आउट भी किया जा सकता है और फ़ोन में एक्टिव सिम वेरिफिकेशन ज़रूरी हो सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस रूल का मेन ऑब्जेक्टिव साइबर फ्रॉड और एनोनिमस स्कैम को रोकना है। पहले कई केसेस में लोग सिम हटाने के बाद भी मैसेजिंग ऐप्स यूज़ कर रहे थे, जिससे आइडेंटिटी वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अगर आप मैसेजिंग ऐप्स को मल्टीपल डिवाइसेज़ पर यूज़ करते हो, तो ये नया सिम बाइंडिंग रूल आपके डेली यूसेज को थोड़ा चेंज कर सकता है और ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में इंडिया में डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट हो जाए। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का ईवी स्कूटर मार्केट काफ़ी टाइम से एक नाम से डोमिनेटेड था, लेकिन फ़रवरी के सेल्स नंबर्स ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दे दिया। ये कंपनी ने क्वाइटली मार्केट में ऐसा मूव किया जो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ़रवरी 2026 के ईवी स्कूटर सेल्स डेटा में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिला। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पहली बार ओला इलेक्ट्रिक को मंथली सेल्स में बीट कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रीव्स ने फरवरी में लगभग 4,478 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डिलीवरी किए, जबकि ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ 3,891 यूनिट से सेल कर पाई। यह चेन इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट के लिए काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपने एम्पियर ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए जाना जाता है, जो मेनली बजट फ्रेंडली और कम्यूटिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंडस्ट्री डाटा यह भी दिखाता है कि फरवरी 2026 में इंडिया ने टोटल 1.1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीलर्स बाइक्स सेल किए हैं। इस लिस्ट में टीवीएस मोटर कंपनी टॉप पर आ रहा है, जिसके बाद बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे प्लेयर्स हैं। ग्रीव्स ने फिफ्थ पोजीशन ली है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक सिक्स प्लेस पे स्लिप हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट में कंपटीशन काफी इंटेंस हो रहा है और ट्रेडिशनल ऑटो मेकर ईवी सेगमेंट में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ये सेल्स नंबर एक क्लियर सिग्नल देता है कि इंडिया का ईवी स्कूटर अब सिर्फ स्टार्टअप्स का गेम नहीं रहा और आने वाले मंथ में ये रेस और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का कार मार्केट ऑलरेडी एसयूवीज से भरा हुआ है और हर कुछ महीनों में एक नया एसयूवी लॉन्च हो जाता है, लेकिन अब एक कंप्लीटली नया इंडियन कार ब्रांड एंट्री लेने वाला है और उसका पहला प्रोडक्ट काफी बोल्ड लग रहा है। इंडिया के इंडस्ट्रियल जायंट जेएसडब्ल्यू ग्रुप अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑफिशियली एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की न्यू डिवीजन जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी पहली कार इंडिया में लॉन्च करेगी, जो ग्लोबली पॉपुलर एसयूवी जी-टूर टी2 पे बेस्ड होगी। ये एसयूवी इंडिया में दिवाली 2026 के अराउंड लॉन्च हो सकती है। जी-टूर टी2 असल में एक रगेड बॉक्सी डिजाइन एसयूवी है, जो ऑफ-रोड कैपेबिलिटी और डेली ड्राइविंग दोनों को कंबाइन करने के लिए डिजाइन की गई है। ग्लोबली ये एसयूवी ऑलरेडी चाइना और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में अवेलेबल है और इंडिया वर्जन का डिजाइन भी काफी सिमिलर रहने की उम्मीद है। पावर ट्रेन की बात करें तो इंडिया में एसयूवी में प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसमें एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ कंबाइन होगा, जो बेटर एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दोनों देगा। साइज भी काफी बड़ा होगा, लगभग 4.7 मीटर लॉन्ग एसयूवी जो है Hyundai क्रेटा या किया सेल्टॉस से भी बड़ी कैटेगरी में आ सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस रफली 15 लाख से 30 लाख के बीच हो सकता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो जेएसडब्ल्यू मोटर्स सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं होगा, बल्कि इंडिया के ग्रोइंग एसयूवी मार्केट में एक सीरियस कंपटीटर बन जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बस शुरुआत है, फ्यूचर में जेएसडब्ल्यू और भी मॉडल्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एक एआई कंपनी ने अमेरिका की गवर्नमेंट को नो बोल दिया। दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट और एक एआई स्टार्टअप के बीच में अब एक बहुत बड़ा शोडाउन चल रहा है। बात हो रही है एंथ्रोपिक की, जो क्लाउड एआई बनाती है, और यूएस पेंटागन की। पेंटागन चाहता है कि क्लाउड को मिलिट्री बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सके, चाहे ऑटोनोमस वेपन्स के लिए हो या फिर अमेरिकन सिटीजन्स की मास सर्वेलेंस की। एंथ्रोपिक ने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे रेड लाइन्स, हम इन्हें नहीं हटाएंगे। और इसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हर फेडरल एजेंसी को एंथ्रोपिक की टेक्नोलॉजी यूज करना तुरंत बंद कर दिया। ट्रम्प ने हर फेडरल एजेंसी को एंथ्रोपिक की टेक्नोलॉजी तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने एंथ्रोपिक को नेशनल सिक्योरिटी सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर कर दिया। यह डेजिग्नेशन अक्सर सिर्फ फॉरेन एडवर्सरीज के लिए यूज होती है। पेंटागन ने कोल्ड वॉर एरा लॉ डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1950 इन्वोक करने की भी धमकी दी, जो गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज को फोर्सफुली काम करवाने का अधिकार देता है। एंथ्रोपिक का जवाब था, हम कोर्ट लड़ेंगे और इसी
के साथ सिलिकॉन वैली और वॉशिंगटन के बीच नई नई जंग शुरू हो गई है। ये लड़ाई सिर्फ एंथ्रोपिक की नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री की है। पर इवेंचुअली वॉशिंगटन ने ओपन एआई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया काम कराने का। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।